नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे 1857 की क्रांति और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसका एक पार्ट आना बाकी है, लेकिन ड्यू टू कुछ रीजंस की वजह से हमने अभी हाल फिलहाल के लिए उस टॉपिक को रोक के रखा हुआ है और आज से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि है किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन की अगर बात करें तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है इसका पार्ट 1। तो पार्ट 1 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। अगर बात करें इस किसान आंदोलन की, तो यह किसान आंदोलन राजस्थान के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर सबसे बड़ा चलने वाला अहिंसक आंदोलन बना। विश्व में चलने वाला, या यूं कहें विश्व में अहिंसक रूप से, अहिंसक रूप से चलने वाला सबसे लंबा आंदोलन, चलने वाला सबसे लंबा आंदोलन। यह आंदोलन 1897 से चला था 1941, यानी लगभग 44 वर्ष। तो 44 वर्ष तक यह आंदोलन चला और यह आंदोलन 3 चरणों के अंदर कंप्लीट हुआ, जिसका पहला जो चरण है वह था 1897 से 1916। 1897 से था 1916 और इसका दूसरा चरण चला 1916 से 1923। और इसके बाद में जो इसका आखिरी चरण जो चला था वह चला था 1923 से 1941। इस तरीके से 3 चरणों के अंदर यह किसान आंदोलन कंप्लीट होता है और इन 3 चरणों के कंप्लीट होने के बाद में हम लोग यह देखते हैं कि किसान अपने ऊपर जो लगने वाले कर है और अन्य तरीके के बोझ है या जो शर्तें थी उनसे किस तरीके से वो मुक्त होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। एक बार यह आंदोलन शुरू करने से पहले एक बार इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। हुआ यह था कि यहाँ पे यह है हमारा प्यारा राजस्थान। यहाँ पे है रियासत जिसका नाम है मेवाड़। और यहाँ पे एक महाराणा हुआ करता था जिसका नाम था राणा सांगा। ये गए भरतपुर के पास में खानवा का युद्ध लड़ने के लिए, खानवा का युद्ध। और यहाँ पर उनकी मदद की भरतपुर के अशोक परमार ने। किसने? अशोक परमार।
जब अशोक परमार ने खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा की मदद की, तो राणा सांगा ने यहाँ पर ये जो एरिया है यह था ऊपर माल। ऊपर माल, तो इसकी जो जागीरदारी थी वह राणा सांगा ने किसको दे दी? अशोक परमार को। क्या दे दी? जागीरदारी। और उसके बाद में जो परमार जो फैमिली थी वो यहाँ पे जागीरदारी करने लगी और किसानों से जो भी राजस्व का वसूला जाना था वो सब वसूलदारी परमार शासक करने लगे। इस तरीके से यहाँ पे जो ऊपर माल है उस ठिकाने के अंदर एक बिजोलिया जगह थी जिसको ऊपर माल का मुख्यालय बनाया गया था। यहाँ पर है एक जगह जिसका नाम है बिजोलिया। तो बिजोलिया क्या था? ऊपर माल का मुख्यालय। तो इस तरीके से यह इसका एक बैकग्राउंड आता है। अगर बात करें कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वह क्यों गठित हुआ या क्या ऐसे कारण रहे थे जिसकी वजह से बिजोलिया किसान आंदोलन गठित हुआ और वह इतना लंबा चला, तो इसके पीछे जो सबसे मेजर रीजन थे वो थे, एक तो 84 प्रकार के कर है वह किसानों के ऊपर थोपे गए थे। इसके अलावा यहाँ पे लाता कुंता की व्यवस्था थी जो कि खड़ी फसल के ऊपर कर लगाने की व्यवस्था से संबंधित थी। इसके अलावा बात करें यहाँ पे अधिक राजस्व या अधिक भू राजस्व भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। अधिक भू राजस्व। इसके अलावा बात करें यहाँ पर एक कर लगाया गया चवरी कर, और यह जो चवरी कर है वह लगाया गया था यहाँ के जो सामंत है कृष्ण सिंह के द्वारा। कृष्ण सिंह के द्वारा, और यह लगाया गया था 1903 के अंदर। कब लगाया गया था? 1903 में। इसके अलावा यहाँ पर सामंतों से जब उत्तराधिकारी कर लिया जाता था जिसे कहते थे तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर, यह कर पहले सामंतों से लिया जाता था और जिसे उत्तराधिकारी कर भी कहा जाता था। वह कर भी जो यहाँ पे नए सामंत आए थे पृथ्वी सिंह, तो पृथ्वी सिंह ने यह कर भी किसानों के ऊपर थोप दिया और यह थोपा था सन 1906 के अंदर। तो इस तरीके से किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और इन्होंने बिजोलिया के अंदर किसान आंदोलन कर दिया। अब थोड़ी सी एक कहानी अगर के रूप में अगर इसको देखें तो यहाँ पर एक व्यक्ति होते हैं साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। तो यहाँ पर बिजोलिया के पास में एक गांव था गिरधरपुरा। गिरधरपुरा, जहाँ पे एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर साधु सीताराम दास दो व्यक्तियों को, जिनका नाम था नानजी पटेल, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ठाकरी पटेल, इन दोनों व्यक्तियों को भेजते हैं मेवाड़ के राणा फतेह सिंह के पास में। कहाँ पे भेजते हैं? मेवाड़ के राणा फतेह सिंह के पास में। और वहाँ पर
यह शिकायत की जाती है कि हमारे से किसानों से बहुत ज़्यादा कर वसूला जा रहा है, हमारी आय से अधिक कर वसूला जा रहा है, जिससे हमारी जो जीवन व्यापन की जो शैली है वो पूरी तरह ख़त्म हो गई है और जीवन यापन करना भी बहुत हद तक असंभव हो गया है। तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल जाते हैं मेवाड़ के राणा फतेह सिंह के पास में। तो फतेह सिंह ने सोचा कि अगर ऐसा ही है तो क्यों ना इसकी जांच करवाई जाए। तो मेवाड़ के जो राणा फतेह सिंह है उन्होंने जांच के लिए यहाँ पे भेजा हामिद नाम के अधिकारी को, जिसका पूरा नाम है हामिद हुसैन। हामिद हुसैन हामिद हुसैन और इसने की यहाँ पे जांच। हकीकत में इन्होंने कोई जांच नहीं की थी और इसने जब रिपोर्ट पेश की तो उससे किसान असंतुष्ट थे। किसान असंतुष्ट। तो इसके बाद में ये साधु सीताराम दास के नेतृत्व के अंदर बिजोलिया के अंदर किसान आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पर अगर बात करें कुछ अन्य जो व्यक्ति थे जो किसान आंदोलन के अंदर एक्टिव थे, उनके अंदर थे, एक थे प्रेमचंद भील। प्रेमचंद भील और इसके अलावा थे फतेहकरण चारण। फतेहकरण चारण और इसके अलावा एक अन्य नाम आता है ब्रह्मदेव। वैसे अगर ध्यान रखना चाहो तो इन नामों को ध्यान रख सकते हो, लेकिन अभी तक एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मेनली क्वेश्चन पूछा गया है जो प्रथम चरण ये जो था, यह था बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। यह था इसका प्रथम चरण। प्रथम चरण जो चला था 1897 से और 1916 के बीच में। तो इस तरीके से ये हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण कंप्लीट होता है। अब बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरा जो चरण है वह स्टार्ट हुआ था। दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था 1923 में, 1916 में, और यह चला था 1923 तक। दूसरे चरण के अंदर साधु सीताराम दास के कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं और इन्होंने आते ही एक संगठन की स्थापना की जिसको नाम दिया इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड। क्या नाम दिया इन्होंने? ऊपरमाल पंच बोर्ड। और इसकी स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना उन्होंने की थी 1917 के अंदर। कहाँ पे की थी? बेरीसाल नामक गांव में। बेरीसाल गांव के अंदर। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वह किसे बनाया था? मन्ना पटेल को। अध्यक्ष मन्ना पटेल को।
इसके अलावा विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल किसान या ऊपर माल सेवा समिति की भी स्थापना की। ऊपर माल सेवा समिति। और इसके अलावा इन्होंने एक पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम है ऊपर माल का डंका। ऊपर माल का डंका, यह था पत्र। तो जब 1916 के अंदर जब विजय सिंह पथिक की जब एंट्री होती है तो उन्होंने कई तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और विजय सिंह पथिक से प्रेरणा लेकर के बिजोलिया के अंदर ही काम करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा, वो भी इस बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए। तो ये किससे प्रेरित थे? ये थे विजय सिंह पथिक से प्रेरित थे। कौन थे प्रेरित? माणिक्य लाल वर्मा। और यह किस आंदोलन से जुड़े? बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन से चरण के अंदर? दूसरे चरण के अंदर। अब विजय सिंह पथिक एक बार कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर गए और वो अधिवेशन था 1919 का अधिवेशन। कहाँ पे था? अमृतसर के अंदर। अमृतसर अधिवेशन में। और इन्होंने यहाँ पर कांटेक्ट किया बाल गंगाधर तिलक से। किससे? बाल गंगाधर तिलक। और इनको जो बाल गंगाधर तिलक का जो पत्र था, कौन सा था? मराठा। तो मराठा के अंदर इन्होंने लेख लिखने के लिए इनसे रिक्वेस्ट की। बाल गंगाधर तिलक ने लेख लिख भी दिया, लेकिन उससे हुआ क्या? उससे गांधी जी नाराज हो गए। उसके बाद में अगला अधिवेशन होता है 1920 का। 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन। और ये अधिवेशन कहाँ पे होता है? ये अधिवेशन होता है नागपुर के अंदर। नागपुर अधिवेशन। और नागपुर अधिवेशन के अंदर जो विजय सिंह पथिक ने ये भांप लिया था कि जब तक गांधी जी इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, हो सकता है कि इस किसान आंदोलन का कोई भविष्य ना रहे। तो इन्होंने यहाँ पे एक नाटकीय रूप के अंदर एक किसानों की जो समस्या थी उसको यहाँ पे पेश किया। उसके बाद में गांधी जी ने इसको नैतिक रूप से इसकी परमिशन दे दी। गांधी जी ने नैतिक तौर पर इसको परमिशन दे दी और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप इसको जो आंदोलन चल रहा है उसको अपने लेवल पे चलाओ और हमसे जो हो सकता है हम उसके बारे में करेंगे। उसके बाद में जब गांधी जी की जब एंट्री हो जाती है, भले ही वो इनडायरेक्टली ही हो, लेकिन हलचल होना स्वाभाविक था। तो उसके बाद में मेवाड़ रियासत ने यहाँ पर 2 आयोगों का गठन किया। मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत ने 2 आयोग बनाए। 2 आयोग बनाए। एक आयोग बनाया 1919 में और एक आयोग बनाया था 1920 के अंदर। ये था बिंदुलाल भट्टाचार्य का आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। और एक आंदोलन ये जो 1920 के अंदर बनाया था वो था राज सिंह बेदला आयोग। राज सिंह बेदला आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य के अंदर आयोग के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य को तो बनाया गया था अध्यक्ष, और इसके अलावा जो अन्य सदस्य थे, अन्य सदस्य के अंदर एक तो था अमर सिंह जी।
अमर सिंह, और दूसरे थे अफजल अली। अफजल अली। अगर बात करें राज सिंह बेदला आयोग की, तो राज सिंह बेदला को यहाँ पे बनाया था अध्यक्ष, और इसके अलावा जो सदस्य थे वो थे तख्त सिंह मेहता। तख्त सिंह मेहता, और इसके अलावा था रमाकांत मालवीय। रमाकांत मालवीय। तो इस तरीके से ये जो आयोग था यह भी 3 सदस्यीय आयोग था, और ये जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है ये भी 3 सदस्यीय आयोग था। लेकिन इन दोनों की रिपोर्ट से किसान जो थे वो खुश नहीं थे। किसान संतुष्ट नहीं थे, और उसके बाद में जब अंग्रेजों ने यह देखा कि मेवाड़ रियासत के आयोगों से किसान संतुष्ट नहीं है और गांधी जी का इसमें इंटरफेयर हो चुका है, तो उन्होंने 1922 के अंदर एक समझौता करने का प्रयास किया। 1922 के अंदर एक समझौता करने का प्रयास किया। उस समझौते के अंदर जो मेनली जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? राजस्थान का AGG। AGG कौन था उस टाइम पे? उस टाइम पे था रॉबर्ट हॉलैंड। रॉबर्ट हॉलैंड। और जो मेवाड़ का जो PA था, पॉलिटिकल एजेंट, वो कौन था? वो था विल्किंस। तो इनके प्रयासों से यह समझौता हुआ, और इसमें अंग्रेजों द्वारा यह एक्सेप्ट कर लिया गया कि 35 कर माफ़ कर दिए जाएंगे। 35 कर माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन इन 35 करों को जो बिजोलिया का सामंत था, कौन था? केसरी सिंह। तो केसरी सिंह ने मानने से साफ इनकार कर दिया और उसने इनको लागू नहीं किया। तो सामंत केसरी सिंह ने लागू नहीं किया। तो इस तरीके से ये दूसरा चरण कंप्लीट होता है, और इस दूसरे चरण के अंदर भी किसानों को कोई जो रियायत नहीं मिलती है। लेकिन उसके बाद में जब तीसरा चरण जब चलता है, तीसरा चरण कहाँ से कहाँ तक चलता है? वो चलता है 1923 से 1941 के बीच में। 1923 से और 1941 के बीच में जब ये तीसरा चरण चलता है, तो तीसरे चरण के अंदर एक आते हैं ट्रेंच नामक अधिकारी। तो ट्रेंच अधिकारी ने क्या किया? जो असिंचित भूमि थी उसके ऊपर भी उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। तो असिंचित पर जो टैक्स था वो इन्होंने बढ़ा दिया। तो जब असिंचित के ऊपर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, तो जो किसान है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। नाराज़ हो गए तो जाएंगे कहाँ पे? उस टाइम पे लीडर था इनका विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक के पास में जाते हैं और विजय सिंह पथिक को बोलते हैं कि साहब ये समस्या है और ट्रेंच साहब ने तो टैक्स बढ़ा दिया है, तो अब क्या करें? तो पथिक जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अपन एक काम करते हैं, असिंचित भूमि है, कुछ काम तो उस पर होता है नहीं, तो सामंतों को वापस लौटा देते हैं। तो पथिक जी के कहने पर जो किसानों ने जो असिंचित भूमि थी, असिंचित भूमि, वो किसे लौटा दी? सामंत को लौटा दी। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही। क्या हुई? पथिक जी 1928
1929 के अंदर इस बिजोलिया किसान आंदोलन से बाहर हो गए। किसान आंदोलन से बाहर। तो अब क्या करें? जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये एक बहुत बड़े लेवल पे तो पहुंच गया था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको संभालने के लिए एक ऐसा लीडर चाहिए था जो न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से बल्कि वो इनकी किसानों की भावनाओं को समझते हुए, इनकी नब्ज को पकड़ते हुए उसका एक एक्यूरेट सॉल्यूशन निकाल सके। तो जब नेशनल लेवल पे कोई बात चली जाती है तो सबसे पहले और सभी के दिमाग के अंदर एक नाम जहन में आता है और वो थे महात्मा गांधी जी। तो बात जाती है महात्मा गांधी जी तक। महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी क्या करते हैं? ये भेजते हैं जमनालाल बजाज को कि आप जाओ और राजस्थान के अंदर किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका निराकरण करके आओ। किनको भेजते हैं ये? जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज। और जब जमनालाल बजाज जाते हैं तो इन्होंने सोचा कि यार जब इतने सालों में ही कुछ नहीं हुआ तो मैं अकेला जाके क्या ही कर लूँगा। तो इन्होंने ये जिम्मेदारी दी हरिभाऊ किंकर को। किसको? हरिभाऊ उपाध्याय को। हरिभाऊ उपाध्याय। तो उन्होंने हरिभाऊ उपाध्याय को ये जिम्मेदारी दे दी। अब धीरे धीरे आंदोलन चलता गया, चीज़ें स्मूथली होती गई, लोग बाग धरने पर भी बैठे रहे, लेकिन धीरे धीरे कोई सॉल्यूशन निकला नहीं और बात आ जाती है 1941 के अंदर। तो 1941 के अंदर जो मेवाड़ के जो पीएम थे, मेवाड़ पीएम, वो कौन थे? वी राघवाचारी। वी राघवाचारी। और यहाँ पे एक राजस्व मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता। ये कौन थे? ये थे राजस्व मंत्री। तो इन दोनों के प्रयासों से जो यहाँ पर किसानों के ऊपर कर भी माफ किया गया, कर माफ, और इनकी जो जमीनें थी वो भी लौटा दी गई। जमीनें लौटा दी गई। तो इस तरीके से यह जो किसान आंदोलन है वो समाप्त हो गया और यहाँ पर जो किसानों के ऊपर जो लाग बाग जो कर के रूप में वसूला जा रहा था वो भी 17 प्रकार की लाग बाग यानी कि टैक्सेस वगैरह है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गए थे। तो इस तरीके से ये है जो बिजोलिया किसान आंदोलन है 3 चरणों के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद में तिलक जी और गांधी जी ने मेवाड़ के महाराणा को किसानों की बात मानने के लिए एक धन्यवाद के रूप में एक लेटर लिखा था। अब अगर बात करें इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट्स की, तो वो जो अन्य फैक्ट्स थे वो यह थे, अगले पेज पे देख लेते हैं। हाँ, अन्य फैक्ट्स। तो अन्य फैक्ट्स में हम लोग कुछ यह देखते हैं कि किन किन चीज़ों ने बिजोलिया किसान आंदोलन को एक नेशनल लेवल पे लेके गए। तो उन चीज़ों के बारे में एक बार हम लोग देखते हैं और इसके अलावा अगर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं तो उनके फैक्ट्स वगैरह भी हम लोग अब डिस्कस करते हैं। जिनके अंदर एक फैक्ट यह है कि प्रताप जो पत्रिका थी, यह समाचार पत्र था, समाचार पत्र, उसने भी बिजोलिया किसान आंदोलन को सपोर्ट किया और रेगुलर रूप में ये है पत्रिका
जो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में लिखती रहती थी। और यह जो पत्रिका थी यह प्रकाशित होती थी कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। और इसे प्रकाशित कौन करता था या इसका संपादक कौन था? ये इसका संपादक था गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। जब गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में लेख लिखे तो विजय सिंह पथिक ने इनको चांदी की राखी भेजी। किसने भेजी? विजय सिंह पथिक ने क्या भेजी? चांदी की राखी। चांदी की राखी। इसके अलावा अगर बात करें, एक समाचार पत्र निकलता था मराठा। मराठा। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। तो जब ध्यान हो 1919 के अंदर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ अमृतसर के अंदर, तब विजय सिंह पथिक मिलते हैं इन बाल गंगाधर तिलक साहब से और कहते हैं कि हमारे आंदोलन के बारे में आप कुछ लिखो ताकि यह नेशनल लेवल पे जा सके, सुर्खियां बटोर सके और इसको कुछ अचीवमेंट मिल सके और यह जो आंदोलन है एक ऐसे मोड़ पे जा सके जहां से इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले और किसानों को इसका फायदा हो। तो विजय सिंह पथिक के कहने पर बाल गंगाधर तिलक ने भी मराठा जो समाचार पत्र है उसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में लेख लिखा। एक उपन्यास आता है रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास जो कि बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और यह जो उपन्यास है यह लिखा था हमारे प्रिय मुंशी प्रेमचंद जी ने। और यह जो उपन्यास है यह कम्प्लीटली बेस्ड है बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे फैक्ट्स है जिनसे ये जो आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन वो एक नेशनल लेवल पे अपनी एक अलग पहचान बना चुका था। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें कि विजय सिंह पथिक ने एक गीत लिखा था। विजय सिंह पथिक, इन्होंने एक गीत लिखा था और गीत का नाम था पीड़ितों का पंछीड़ा। पीड़ितों का पंछीड़ा। और इस गीत से उन्होंने किसानों के अंदर एक अलग जगाई और उनको प्रेरित किया। इसके अलावा अगर बात करें, एक माणिक्यलाल वर्मा का भी एक गीत है। माणिक्यलाल वर्मा, तो उनका गीत है पंछीड़ा। ये पंछीड़ा गीत से किसानों को प्रेरित करते थे। इसके अलावा एक व्यक्ति थे भंवरलाल जी। तो भंवरलाल जी भी अपने गीतों से किसानों के मनोबल को बढ़ाते थे। तो इस तरीके से ये कुछ लोग थे, कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी जिनके थ्रू बिजोलिया किसान आंदोलन एक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा आंदोलन बन गया और उसका रिजल्ट ये निकला कि यह 44 वर्षों तक चलने वाला विश्व का सबसे लंबा अहिंसक किसान आंदोलन बन गया। तो इतिहास के दृष्टिकोण से यह एक ऐसा आंदोलन था जिसका कोई तोड़ नहीं था। तो सोचिए 44 वर्षों तक किसानों ने किस तरीके से इस आंदोलन को चलाया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो आपके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको भी रेगुलरली लगना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा वक्त लग जाए अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, लेकिन अगर आप रेगुलरली लगते रहेंगे और हमारे साथ में जुड़ते रहेंगे या किसी भी और टीचर से जहाँ से आपको चीज़ें समझ में आती है, अगर उनके साथ में अगर आप जुड़ते रहेंगे तो अपने लक्ष्य को 100% 100% गारंटी है कि आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे। अगर बात करें
इस किसान आंदोलन की कुछ और फैक्ट्स की, तो इसके अंदर ये जो किसान आंदोलन था, यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। किसानों को, या यूं कहें राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। तो इस तरीके से यह आंदोलन कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक दो फैक्ट एक छोटे छोटे से हैं, वो और देख लेते हैं, लेकिन वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन उनसे आया हुआ है। उसमें यह पूछा गया था कि बिजोलिया इस किसान आंदोलन से जुड़ने वाली महिलाएं कौन कौन सी थी। तो अगर बात करें महिलाओं की, तो इसमें मूलतः 3 महिलाओं का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। उसके अंदर से था, एक तो है रमा देवी, दूसरा है अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी, और इसके अलावा एक नाम है नारायणी देवी वर्मा, नारायणी देवी वर्मा। तो इन 3 लेडीजों का नाम आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है जिसके बारे में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, और वह क्वेश्चन यह था कि बिजोलिया किसान आंदोलन विश्व के कौन से आंदोलन से प्रेरित था। तो वह था रूस के बोल्शेविक क्रांति से। और बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? सन 1917 के अंदर। तो यह जो आंदोलन है, यह आंदोलन रूस की बोल्शेविक क्रांति जो कि हुई थी 1917 में से प्रेरित था। कौन सी क्रांति से? बोल्शेविक क्रांति से। तो ये थोड़ा सा एक ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें किन किन महिलाओं ने भाग लिया था उससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि इस किसान आंदोलन के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी, किस किस तरीके से हुई थी। तो एक बार शॉर्ट में एक बार इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो एक बार शुरू से शुरू कर लेते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन को। तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन विश्व का अहिंसक रूप से चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन है, जो 1897 से 1941 तक 44 वर्षों के लिए चला, जो कि 3 चरणों के अंदर हुआ था। पहला चरण है वो 1897 से 1916 के बीच में चला, और दूसरा जो चरण है वो 1916 से और 1923 के बीच में चला, और जो तीसरा जो चरण है वो 1923 से 1941 के बीच में चला। इसके बाद में जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, अगर उसके बारे में अगर कुछ प्रीवियस फैक्ट्स की इनकी बात करें, तो कि किस तरीके से ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसके अगर इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए, तो इसके बारे में यह था कि जो मेवाड़ के जो राणा सांगा है, वो जाते हैं खानवा का युद्ध लड़ने के लिए, और वहाँ पर अशोक परमार जी ने इनकी हेल्प की थी। और उसके बाद में जो राणा सांगा ने ऊपर माल, जो यहाँ पे जो ऊपर माल वाला जो ठिकाना, जो राजस्थान के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, उसकी जागीरदारी अशोक परमार को दे दी थी उसके बाद में, और इसका मुख्यालय है वो बिजोलिया को बनाया गया था। तो इस तरीके से इसका एक छोटा सा इतिहास है। और अगर इसकी बात करें कि बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों हुआ था, तो उसके लिए बेसिक जो चीज़ें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो अक्सर पूछी जाती है, वो है कि इसमें यहाँ पे 84 प्रकार के जो कर है वो लागू किए गए थे, लाता कुंता की व्यवस्था थी, अधिक भू राजस्व था, चमड़ी कर लिया गया जा रहा था, और तलवार बंधाई कर भी किसानों के ऊपर थोप दिया गया था। तो इन कारणों की वजह से किसानों ने बिजोलिया के अंदर आंदोलन कर दिया था।
अगर अब बात करें कि जो राजस्थान के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसका प्रथम जो चरण था 1897 से 1916 के बीच में, तो उसके अंदर क्या क्या घटनाएं हुई। उसके अंदर साधु सीताराम जी ने गिरधरपुरा के अंदर एक मीटिंग अरेंज की और उसके अंदर नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को कहा कि आप मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में जाओ और अपनी डिमांड्स को रखो कि किसान ऐसे ऐसे परेशान हो रहे हैं। तो ये दोनों जाते हैं मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने एक हामिद हुसैन नाम के अधिकारी को भेजा इसकी जांच करने के लिए। तो उन्होंने एक रिपोर्ट तो बनाई, लेकिन यह मानना है कि उन्होंने जांच तक नहीं की। तो उससे किसान असंतुष्ट हो गए और उसके बाद में उन्होंने जो प्रथम चरण है वहाँ पे कोई अचीवमेंट उनको प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद में आ जाती है बात दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण के अंदर साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक की एंट्री होती है और विजय सिंह पथिक ने आते ही 1917 के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी। वो स्थापना हुई थी बेरीसाल गांव के अंदर, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था मन्ना पटेल। ये ध्यान रखना, बेरीसाल गांव इंपॉर्टेंट है, मन्ना पटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और विजय सिंह पथिक जी से ही प्रेरित होकर के जो बिजोलिया के अंदर काम करने वाले माणिक्यलाल वर्मा है वो भी बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर कूद जाते हैं। इसके अलावा विजय सिंह पथिक ने वहाँ पर ऊपरमाल सेवा समिति की भी स्थापना की थी और ऊपरमाल का डंका जो पत्र है वो भी वहाँ पे प्रकाशित किया था। 1919 के अंदर अमृतसर अधिवेशन होता है, जिसके अंदर विजय सिंह पथिक बाल गंगाधर तिलक से कांटेक्ट करते हैं और उनको एक लेख लिखने के लिए बोलते हैं, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्र के अंदर एक लेख लिखा था, जिससे जो महात्मा गांधी है वो काफ़ी नाराज भी हो गए थे। उसके बाद में जो अगला अधिवेशन है 1920, तो 1920 के नागपुर के अधिवेशन के अंदर गांधी जी ने इसको नैतिक तौर पे मंजूरी दे दी थी। और इसी अधिवेशन के अंदर जो विजय सिंह पथिक ने वहाँ पर किसानों की एक प्रदर्शनी भी शो की थी, ताकि जो नेशनल लेवल पे ये मालूम चल सके कि एक्चुअली में बिजोलिया के किसानों के साथ में हो क्या रहा है। तो उसके बाद में गांधी जी ने इसको नैतिक तौर पे आंदोलन को मंजूरी दे दी थी। तो मेवाड़ रियासत के अंदर फिर मेवाड़ रियासत ने क्या किया था कि एक तो 1919 के अंदर ही जो वो इसका पहला अधिवेशन हुआ था, उसके बाद में एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की थी, जिसके जो सदस्य थे वो थे बिंदुलाल भट्टाचार्य को अध्यक्ष बना दिया था, अमर सिंह इसके सदस्य थे और अफजल अली भी इसके सदस्य थे। उसके बाद में 1920 के अंदर एक और आयोग बनाया गया, राज सिंह बेदला आयोग, जिसके सदस्य थे तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। ये ध्यान रखना कि इसके से एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज सिंह जो आयोग गठित हुआ था उसके कौन कौन से सदस्य उस समिति के अंदर या उस आयोग के अंदर कौन कौन से सदस्य इनमें से नहीं है, या इनमें से कौन कौन से सदस्य राज सिंह बेदला आयोग के अंदर थे। तो उसके अंदर तख्त सिंह मेहता है और रमाकांत मालवीय, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसान इन दोनों की रिपोर्ट से भी संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद में फिर क्या नाम से 1922 के अंदर जो राजस्थान के एजीजी है उनकी एंट्री होती है रॉबर्ट हॉलैंड की, और जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है विल्किंस, उनके प्रयासों से इन्होंने 35 कर माफ़ करवा दिए। उसके ऊपर मेवाड़ के महाराणा भी एग्री थे, लेकिन जो सामंत है केसर सिंह, उन्होंने इसको लागू नहीं किया। उसके बाद में फिर आ जाता अपना तीसरा चरण। तीसरे चरण के अंदर ट्रेंच साहब आते हैं और उन्होंने असंचित जो भूमि थी उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया, और टैक्स लगाने के बाद में किसान भड़क गए। तो वो जाते हैं विजय सिंह पथिक के पास में। विजय सिंह पथिक ने कहा कि जाओ और सामंत के मुंह पर उनके ज़मीनों के कागजात वगैरह है वो फेंक दो। तो विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी भूमि है वो असंचित भूमि वो सामंत को दे दी। उसके बाद में विजय सिंह पथिक 1928 से 29 के बीच में किसान आंदोलन से बाहर हो जाते हैं। तब महात्मा गांधी ने के कहने पर जमनालाल बजाज राजस्थान के अंदर एंट्री होते हैं और किसान आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में संभालते हैं। लेकिन ये भी हरिभाऊ उपाध्याय को बागडोर संभाल करके और यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। 1941 को फाइनली 1941 को जो मेवाड़ के पीएम है वी राघवाचारी और जो वहाँ के राजस्व मंत्री है मोहन सिंह मेहता, उनके प्रयासों से यह कर्ज है वो माफ़ कर दी जाती हैं और ज़मीनें हैं वो उनको लौटा दी जाती है। इस तरीके से यह मेवाड़ ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो कंप्लीट होता है। अगर इसके कुछ अदर फैक्ट्स की इनकी बात करें तो वही ये थे कि जो प्रताप जो समाचार पत्र प्रकाशित होता था यहाँ से बॉम्बे से, और सॉरी ये प्रताप है वो कानपुर से प्रकाशित होता था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड रेगुलरली लेख लिखे जाते थे।
इसके अलावा बात करें मराठा जो समाचार पत्र है वो बॉम्बे से प्रकाशित होता था और यह जो बाल गंगाधर तिलक है उसके द्वारा प्रकाशित होता था। तो विजय सिंह पथिक के कहने पर इसके अंदर भी बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में लेख लिखा गया। रंगभूमि उपन्यास जो कि मुंशी प्रेमचंद का है वो कम्प्लीटली बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर लिखा गया है। इसके अलावा बात करें तो विजय सिंह पथिक ने एक गीत लिखा था पीड़ितों का पंछीड़ा, वो किसानों को प्रेरित करने के लिए था। और माणिक्यलाल वर्मा का भी जो पंछीड़ा गीत है वो किसान आंदोलन से के बारे में लिखा गया है या किसानों को प्रेरित करने के लिए लिखा गया था। और भंवरलाल जी थे वो भी अपने गीतों से किसानों को प्रेरित करते रहते थे आंदोलन के लिए। और अगर बात करें इसके अलावा एक छोटे मोटे फैक्ट्स की, तो राजस्थान के अंदर जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसने राजस्थान को राष्ट्रीय लेवल पर जो आंदोलन से जोड़ दिया था। इसके अलावा इसमें बात करें भाग लेने वाली महिलाओं की, तो उसके अंदर रमा देवी, अंजना देवी और नारायणी देवी थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और यह आंदोलन रूस की बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुई थी उससे प्रेरित है। तो इस तरीके से ये हमारी जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो कंप्लीट होता है। और इससे बाहर अभी तक किसी भी एग्जाम के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर आपने ये टॉपिक यहाँ से तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों ये वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं हमारे अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।